हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6। क्या है टॉपिक? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम सारा रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक, एज यूजुअल चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ाएंगे ताकि आप डिटेल में आराम से पढ़ सको, और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम अलग से कराएंगे। ठीक, तो आप प्लेलिस्ट में ही चेक कर सकते हो क्वेश्चन आंसर, और हो सकता है प्लेलिस्ट के सबसे नीचे में जाकर के आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स दिखेंगे, और ऊपर में सारे के सारे चैप्टर्स होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर देना हमारा चैनल। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहीं पे मिल जाएंगे, और सीनियर क्लासेस का भी यहीं पे मिल जाएगा आपको सारा मटेरियल। तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तब भी आपको यहीं पे सारा का सारा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलो। अब रेस्पिरेशन, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है रेस्पिरेशन होता क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी आप दौड़ते हो, है ना, दौड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, जब वहाँ पहुँचते हो दौड़ के, तो आप देखते हो आपकी सांस बहुत फूल रही होती है ना। आप जोर जोर से सांस लेते रहते हो, हाँफते रहते हो। तो आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है, क्यों आप इतना हाँफते हो? ठीक, तो यही आज हम जानेंगे इस बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी आप बहुत छोटे हो, 7th में ही हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखो, आपने पहले पढ़ा हुआ है क्लासेस में, इवन चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि सारे के सारे जो हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ का बना होता है? सेल का बना होता है। और सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब हम उसी से बने हुए हैं, जैसे घर बनता है ईंट से, है ना, एक एक ईंट जोड़ के। तो स्ट्रक्चरल यूनिट घर का बोलेंगे तो कौन होगा? एक ईंट कहलाएगी, है ना। तो वैसे ही हम सेल से बने हुए हैं। और सेल्स क्या है? एक टाइप का छोटा ऑर्गेनिज्म भी है जो फंक्शन भी करता है। जो फंक्शन हम करते हैं वो सारा का सारा सेल भी करता है। हम सांस लेते हैं, सेल भी सांस लेता है। हम खाना खाते हैं, सेल खा रहा है। एक्चुअली जो हम कर रहे हैं ना, ओवरऑल वो हम नहीं कर रहे, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो कर रहे हैं। ठीक, तो आप सांस ले रहे हो, खाना खा रहे हो, और क्या कर रहे हो आप? डाइजेशन हो रहा है आपके बॉडी में, और एक्सक्रीशन कर रहे हो आप। सब कुछ कौन कर रहा है? एक्सटर्नली आप करो, लेकिन आपके अंदर जितने भी सेल्स हैं मिल के वो चीज़ कर रहे हैं। ठीक, और हर सेल जो होता है अलग अलग काम करता है। ठीक है, और देखो, एनर्जी और कोई भी चीज़ के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। आप कोई काम करना चाहते हो तो उसके लिए एनर्जी लगती है ना। एनर्जी नहीं लगेगी तो आप अगर मान लो खाना ना खाओ 2-4 दिन, फिर देखो आपसे चला भी नहीं जाएगा। तो एनर्जी चाहिए ना, खाना आपको मिलता है एनर्जी से। तो ऐसे सेल भी एनर्जी यूज़ करता है। चाहे आप खाना खा रहे हो उस समय भी एनर्जी लग रही है, आप सो रहे हो तब भी एनर्जी लग रही है, आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, चाहे आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तब भी एनर्जी कंटिन्यूअस बॉडी को चाहिए होती है। ठीक है, आप सो जाते हो तब भी आपका दिमाग अलर्ट में मोड में रहता है हमेशा। ठीक है, और नहीं तो हार्ट तो चलता ही रहता है, उसको तो एनर्जी चाहिए, है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस हम लोग एनर्जी का कंजम्पशन करते रहते हैं। तो ये सारी एनर्जी आती कहाँ से? एक ही सोर्स है हमारे लिए तो एनर्जी का, क्या है वो? फूड है। जब हम फूड खाते हैं उसी से एनर्जी मिलती है। और फूड से एनर्जी कैसे मिलती है? फूड से एनर्जी मिलती है भाई रेस्पिरेशन से। ठीक, तो अब जानेंगे हम पूरा रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या है? देखो, आपने देखा होगा कि आप सांस ले रहे हो, है ना, आप अंदर सांस ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो। और आपने ये भी पढ़ा है कि जब हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये तो आपने पढ़ा है हमेशा से। अब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन अंदर जाता है, सेल्स तक पहुंचता है, और सेल्स में जाके क्या होता है, फूड को वो ब्रेक करता है। आपने डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेशन में आपने पढ़ा था ना कि हम जो खाना खाते हैं वो जा करके पहले तो स्टोमक में जाता है, फिर स्टोमक में डाइजेस्ट होता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लाइक स्ट्रक्चर्स थे जहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। ब्लड से कहाँ जाता है वो? फूड पहुंच जाता है आपका, सेल्स में पहुंच जाता है, टिश्यूज में पहुंच जाता है, ऑर्गन्स में पहुंच जाता है ना। तो वहाँ स्टोर्ड रहता है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हर सेल तक जाता है। कैसे जाता है? पहले हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स से ब्लड में जाता है, ब्लड पूरे की पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, तो पूरे हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा देता है ब्लड। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन एक सेल तक पहुंचता है तो वो क्या करता है, उस ऑक्सीजन की मदद से फूड को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन करके एनर्जी जनरेट करता है। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सेल ऑक्सीजन की हेल्प लेकर के एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर
रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक। अब देखो सेलुलर रेस्पिरेशन, लेकिन कुछ एक सेल्स ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती है फूड को ब्रेक करने के लिए, ऐसे भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, ठीक है। अब देखो, जिस जिन सेल्स को तो व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स, अब फूड क्या है, ग्लूकोज है ना हमारी बॉडी में, तो जब भी व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है, कि जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स with the use of oxygen या in the presence of oxygen it is called aerobic respiration। और इसका उल्टा हो जाएगा anaerobic respiration। फूड when the, उसको डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, उसको बोलेंगे हम when the breakdown of glucose occurs in the absence of oxygen, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो इन द एब्सेंस या विदाउट ऑक्सीजन एक ही बात है ना, तो उसको क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आया समझ में। रेस्पिरेशन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो विद ऑक्सीजन या तो विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। विद ऑक्सीजन वाला एरोबिक, विदाउट ऑक्सीजन वाला एनारोबिक, ठीक। चलो जी, ठीक है सर, समझ में आ गया कि ऑक्सीजन या इन विदाउट ऑक्सीजन भी फूड टूट सकता है, पर बनता क्या है टूटने के बाद, तो फूड मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी देगा, ठीक। एनर्जी तो चाहिए हमें मेन, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर फेंक देते हैं बॉडी से, वाटर भी बाहर निकाल देते हैं, टॉयलेट वॉयलेट जाते हो ना तो पानी भी बाहर निकाल रहे हो, तो मेन तो आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चाहिए थी, ठीक। वैसे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो क्या करते हैं, सरवाइव कर लेते हैं विदाउट एयर भी, उनको एयर नहीं चाहिए। क्या आप और मैं सरवाइव कर सकते हैं विदाउट एयर, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अपना नाक बंद करके देखो, आपको कैसा लगने लग जाएगा, फील होने लग जाएगा, अरे यार नहीं ऑक्सीजन चाहिए मेरे को, है ना, फटाक से आप छोड़ दोगे। लेकिन कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, एयर की ही जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन छोड़ो एयर की ही जरूरत नहीं है, तो ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म उनको हम क्या कहते हैं, एनारोब्स बोलते हैं, ठीक, एनारोब्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल यीस्ट होता है, YEAST, यीस्ट, ठीक। अब देखो, हमने देखा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज टूटता है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ग्लूकोज टूटता है तब क्या बनता है, तो ग्लूकोज जब एयर ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है तो बनाता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इस बार वाटर नहीं बन रहा है, आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो उस समय भी बन रहा है, पर वहां पे वाटर बन रहा है, और ऑक्सीजन है तो वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन नहीं है तो ये अल्कोहल बना रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो जी, ठीक है भाई, ये कर रहा है तो अब देखो, कई बार क्या होता है, अब हमारी जो मसल्स हैं, हम्म, आप देखो मसल्स हर जगह होती हैं, आपके कंधे के नीचे में मसल्स हैं, कंधे पे भी मसल्स हैं, आपके पैरों में मसल्स हैं दुनिया भर की, है ना, हर जगह मसल्स हैं। तो कई बार आप मान लो बहुत तेज दौड़ते हो, हाँ, या कुछ बहुत भारी उठा रहे हो, ठीक है, या फिर आप साइकिलिंग कर रहे हो अपने दोस्त के साथ बहुत तेजी से, ठीक है, तो होता क्या है, उस समय एनर्जी तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है आपको, लेकिन ऑक्सीजन तो उतना तेज जा नहीं रहता होता है बॉडी में, तो फॉर द टाइम बिंग हमारी मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, हमारी मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। मसल्स क्या बने हैं, मसल्स ऑर्गन्स की बनी हुई, ऑर्गन सेल्स के बने हुए हैं, है ना, तो मसल में भी सेल्स हैं, ठीक। तो सेल्स में आपको एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा, वो जो उसके ग्लूकोज है वो टूटेगा, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी, है ना। तो उस समय क्या होगा, वहां पे जब ऑक्सीजन उतने तेजी से उसको मिल नहीं पा रहा जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए था, तो वो बिना ऑक्सीजन के भी एनारोबिक ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करता है और आपको एनर्जी देता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, तो ग्लूकोज जो आपकी मसल में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी देता है। एनर्जी तो आप यूज कर ले रहे हो, लैक्टिक एसिड वहीं पे रहता है, ठीक। और जब लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है ना, तब क्रैम्प्स आ जाते हैं। आपने देखा ना, क्रिकेट खेलते हुए चाहे फुटबॉल खेलते हुए लोग एकदम गिर जाते हैं, दर्द होने लग जाता है उनकी मसल्स में, क्यों होता है, इसीलिए होता है, लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा एनर्जी लगा दी उन्होंने और ऑक्सीजन की कमी हो गई, और वो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड बॉडी में जमा होने लग गया, और फिर वो क्रैम्प्स आ जाता है ज़बरदस्त तरीके से, लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा हो जाता है। तो क्या करते हैं फिर उसके लिए, या तो मसाज करते हैं, या तो फिर हॉट वाटर से उसको सेकते हैं। उससे क्या होता है
कि उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्लड क्या लाता है, ऑक्सीजन लेके आता है ना। ऑक्सीजन लाएगा तो जो आपका वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, अब वो ऑक्सीजन आने लग गया ज़्यादा। ठीक, तो जो लैक्टिक एसिड बन गया था बॉडी में, वो धीरे धीरे टूटने लग जाता है, टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। ठीक, चलो ये समझ में आ गया होगा आपको अब कि क्या क्या होता है आपको जब दौड़ते हो तो क्यों आप हांफते हो। हम्म? अब हम देखेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है, आप देखो, आप नोटिस किया होगा कि आप सांस कहाँ से ले रहे हो, नॉस्ट्रल से भी ले रहे हो, माउथ से भी ले रहे हो, है ना, और छोड़ते भी हो, नाक से भी छोड़ते हो और मुंह से भी छोड़ते हो। अगर थोड़ा सा मतलब आप नाक भी बंद कर लो और मुंह भी बंद कर लो, और देखो आप कितने सेकंड के लिए रोक सकते हो। बहुत ज्यादा मत रोकना वरना मर भी जाता है आदमी। ठीक है, एकदम लिमिटेड, 1 मिनट से ज्यादा कोई भी नहीं करेगा। आप देखो 1 मिनट तक कोई रोक सकता है कि नहीं रोक सकता, करके देखना, नाक मुंह बंद करके। 1 मिनट से ज्यादा कोई भी नहीं करेगा, वरना डेथ भी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल कोई भी नहीं करेगा 1 मिनट से ज्यादा, तो या बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे। किसी दूसरे को भी नहीं करवाना वरना फंस जाओगे। ठीक है, कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी है, किसी दूसरे के साथ भी नहीं करना है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, आप देखोगे कि आपको फटाफट आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, मैं छोड़ दो, आधे मिनट में ही आपको लगने लग जाएगा नहीं 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 मेरे को तो नाक मुंह खोलना होगा, सांस लो मैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, आप देखो, आप नोटिस करोगे, हम एयर को अंदर ले रहे होते हैं। जब अंदर ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं बॉडी में। इसको क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। ठीक है, इनोरल, तो इनहेलेशन। ठीक है, और फिर हम कुछ एयर बाहर भी छोड़ रहे हैं। कौन सी एयर बाहर छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं मेजरली। उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन बोलते हैं, एक्स लगा हुआ है, एक्स मतलब एग्जिट होता है, तो एक्स कर दिया हमने, एक्सहेलेशन कर दिया। ठीक है, जो अंदर आ रहा है उसको इनहेलेशन, जो बाहर जा रहा है उसको एक्सहेलेशन। ठीक है, एक और तरीका याद रखने का, एक्सेलेशन का 2 तरीके से याद रख सकते हो। एक्स मतलब एग्जिट, लिखा होता है ना हर जगह पे, एग्जिट है, यहाँ से एग्जिट है, बाहर निकलो बाहर निकलो। नहीं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम तो अपना पता है, टॉयलेट बाहर निकालता है ना बॉडी से, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। तो ये याद रखो 2 तरीके से। ठीक, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन टाइम। अभी सांस लेना तो हमारा पूरी जिंदगी चलता रहता है कि नहीं। कभी ऐसा थोड़ी कि हम सो गए हैं तो सांस लेना बंद कर दिया हमने, हमेशा ही सांस चलता रहता है। चाहे आप सो रहे हो, चाहे घूम रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप सांस हमेशा चल रहा है आपका, है ना। अब हर किसी का ब्रीदिंग रेट वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या कर रहा है। हो सकता है रेस्ट कर रहा है, बैठा हुआ है, तो उसके ब्रीदिंग रेट कम होगी। ब्रीदिंग रेट मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में वो कितनी बार सांस ले रहा है। ठीक है, इन और आउट। वन ब्रीथ का मतलब क्या होता है, इन प्लस आउट, उसको कहते हैं वन ब्रीथ। ठीक है, तो ऐसे कितनी बार इन और आउट आप ले रहे हो, कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कई सारी एक्टिविटी में। जैसे कि हम अभी हमने देखा था कि आप दौड़ के आओगे तो आप ज़्यादा इन आउट करोगे, एक्सेल करोगे, ब्रीथ ज़्यादा करोगे, है ना, हाफता ज़्यादा है आदमी। और अगर बैठा हुआ है तो कम, सो जाएगा तो और भी कम। ठीक है, तो इस तरीके से वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हो, फंक्शन। ठीक, आप इसको चेक भी कर सकते हो अपना ब्रीदिंग रेट, दौड़ के आओ और फिर देखो आप कितनी बार इन आउट कर रहे हो, या फिर बैठे हुए हो आराम से, मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो कुछ, तो आप नोटिस करो कि आप कितनी बार इन आउट कर रहे हो 1 मिनट में। या कुछ और एक्टिविटी करके देखो, थोड़ा सा चल के आओ, थोड़ा तेज चल के आओ, उसके बाद देखो कि कितना सांस जल्दी हो रहा है, और इसको नोट करो टेबल बना करके। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया आपकी ब्रीदिंग रेट क्या है। नॉर्मली जो ब्रीदिंग रेट होती है वो 15 to 18 मिनट्स, 18 टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक है, पाया गया है एडल्ट ह्यूमंस का। ठीक, और अगर आप कुछ हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बाद पाया गया कि 25 टाइम्स पर मिनट कोई ब्रीथ करता है। ठीक, तो आपको एक्टिविटी भी दे रखी है यहाँ पे कि देखो ये अलग अलग चीज कर रहे हैं, तो आप बताओ कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा होगा, कौन सबसे ज्यादा सांस ले रहा होगा, बताना आप। वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा तो ये लड़का सांस ले रहा होगा, क्योंकि ये एक्टिविटी कर रहा है ना, दौड़ वौड़ रहा है, ज़्यादा तेज एक्टिविटी कर रहा है बाकियों के मुकाबले में, तो सबसे ज़्यादा इसी को लग रहा होगा। फिर आप देखो दूसरा कौन है, दूसरा आपका ये आदमी को लग रहा होगा, है ना, ये ऊपर चढ़ रहा है, फोर्स लगा रहा है ऊपर चढ़ने में, तो इसकी ज़्यादा लग रही होगी ब्रीदिंग। ठीक, फिर तीसरा कौन होगा, ये होगा अंकल जो चल रहा है ना, इसकी होगी।
फिर ये आंटी काम कर रही है कुछ, ताकत लगा रही है, कपड़े धो रही है, उसमें लगेगा तो इसका नंबर आएगा। ये लड़का के नंबर आएगा उसके बाद, क्यों? क्योंकि ये पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और सबसे कम किसका होगा? इसका होगा जो सो रहा है ना, एक सबसे लीस्ट एक्टिविटी कर रहा है, तो ये हो गया सबसे लास्ट में। ठीक है, और क्या पढ़ना है आपने? छोटा मोटा ही पढ़ना होता है। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, तो चैप्टर को रैप अप कर दूंगा इस आज के लिए। हाउ डू वी ब्रीथ? हम सांस लेते कैसे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। हम्म, तो देखो, हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं, माउथ से ले रहे हैं, नेजल कैविटी से ले रहे हैं, माउथ से भी लेते हैं थोड़ा बहुत सांस, ठीक है, लेकिन मेजरली कहाँ हम नोज से सांस लेते हैं ना, उसको नेजल कैविटी बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू। वो सांस कहाँ जाता है हमारा? हमारी बॉडी में चेस्ट एरिया में क्या होता है, लंग्स होता है अंदर में। लंग्स कैसे होते हैं वो दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये लंग्स है ना। अब आपने क्या किया, नोज से लिया, ठीक है, वहां से एयर आएगी, ये पैसेज बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है ना, ट्यूब टाइप में बनी हुई है हमारे अंदर। वहां से क्या आती है, ये लंग्स में जाती है। ये देखो इतने सारे हैं ये, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी आती हैं जो ऑक्सीजन कलेक्ट करके ले जाती है, ठीक है। तो इस चलते ऑक्सीजन कलेक्ट भी करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे के भी जाती हैं, ठीक है। दो काम करता है ब्लड यहाँ पे आकर के लंग्स में, ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ जाता है, ठीक है। तो अब ये लंग्स किसके अंदर है? अब देखो, ये चेस्ट की कैविटी है ना, छाती की रिब्स की, रिब्स के अंदर होता है, ठीक, प्रोटेक्शन के लिए बनाई हुई है रिब्स। और उसके नीचे में क्या है, एक सैक सा बना हुआ होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? डायफ्राग्राम बोलते हैं, ठीक। रबर जैसा होता है ये। अब ये क्या करते हैं, देखो, अब यही पढ़ना है हमें। मस्कुलर शीट, जो कि आपकी मसल्स की बनी हुई होती है ना, कोई रबर की थोड़ी बनी हुई है हमारे अंदर में, मसल्स की बनी हुई शीट है, उसको डायफ्राग्राम बोलते हैं। और वो क्या कहाँ होती है? सबसे नीचे होती है, चेस्ट के नीचे होती है, ठीक। अब देखोगे कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं, तो क्या होता है, हमारा रिप्स अप मूव करता है। लेके देखो आप सांस को अंदर की तरफ, तो आप देखोगे आपका रिप्स जो है अप आएंगे। एकदम सांस लो तो वो बाहर की तरफ आपकी रिप्स बाहर फैलेगी, है ना, आउटवर्ड जाती है, अपर अप भी आती है और आउटवर्ड भी जाती है। और डायफ्राग्राम क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, मूव करता है, डाउन मूव करता है डायफ्राग्राम, ठीक। जब इनहेल कर रहे हैं हम, जब हम इनहेल कर रहे हैं डायफ्राग्राम नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, एयर और ज़्यादा अंदर जाएगी चेस्ट में, ठीक, और एयर भर जाती है हमारे लंग्स में। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है कि रिब्स जो है आप देखोगे नीचे जाएगी, ठीक है, मूव डाउन करेगी, इनवर्ट जाएगी, और डायफ्राग्राम जो है अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। पहले वो नीचे गया था, अब वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक। तो इससे हमारी चेस्ट में जो जगह है वो कम हो जाती है, और जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, ठीक। ये मूवमेंट आप आराम से फील कर सकते हो, वैसे भी फील हो जाती है, नहीं तो आप अपने एब्डोमेन पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो, फिर आप इनहेल करो और एक्सहेल करो, देखो आपको फील होगा कि कभी आपका अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है ना। पेट कभी आपका बाहर की तरफ फूलेगा, कभी अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, आपको फील होगा, ठीक है ना। चलो, आफ्टर हैविंग लर्न, ये आपने पढ़ लिया, जान लिया ना अब कैसे काम करता है आपका। अब आप ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी कंपटीशन कर सकते हो कि भाई छाती फुला के दिखाओ कि कितनी फूलती है। हम्म, ये भी आप नाप सकते हो मेजरिंग टेप के थ्रू, देखो कौन क्या करता है, किसकी कितनी छाती फूलती है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम एयर को इनहेल करते हैं, अब उस एयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्मोक होता है, डस्ट होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हमें, ठीक है, वो सीधा हमारे नाक में चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम हमारे नाक में क्या है, तो आपने देखा कि ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, अब ये हमारी बॉडी के अंदर जाए, लंग्स में जा जाके जमा हो जाएंगे, तो हमें कितनी दिक्कत होगी, है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे लिए नेचुरली बॉडी में क्या है, नाक के अंदर में हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको ट्रैप कर लेते हैं इन सबको, ठीक। और इसलिए आपके नाक फिर आपको साफ करना पड़ता है, आपको पता है ना क्यों वो साफ करना पड़ता है, क्योंकि यही सारे डस्ट वगैरह आपके जाके नाक में
चिपक जाता है और फिर वो टाइम टू टाइम आप उसको साफ कर लेते हो। ठीक, तो इस तरीके से हमारी बॉडी को बचा लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अंदर तक चला जाता है कुछ कुछ चीज और फिर हमें छींक आती है ना। आप देखो कभी मिर्च विर्च के आसपास रहो, है ना, तो आपके नाक में मिर्च चली जाती है तो आपके जो अंदर की स्किन है वो इरिटेट हो जाती है। ठीक, और इरिटेट होकर फिर आप क्या करते हो, छींकते हो आपकी बॉडी को। छींकने से क्या होता है, वो मटेरियल जो अंदर जाने वाला था वो बाहर आ जाता है। ठीक, तो ध्यान रखा करो जब आप छिपको उको तो आपने नोज को ढक लिया करो या हाथ से ढक लिया करो, क्योंकि नहीं तो फिर वो दूसरे के बॉडी में चला जाएगा, है ना, जो आसपास होगा। तो आज मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी को, चैप्टर नंबर 2 में आगे पढ़ेंगे। होप आज जो हमने पढ़ा है वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार किताब को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और जो नहीं समझ में कहीं पे आए, एक बार और वीडियो देखो, फिर किताब पढ़ो, और कहीं पे डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना। कोई सजेशन हो तो तब भी कमेंट करना, बताना कि क्या और किया जा सकता है इस बारे में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।